अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 बजते ही मलिहा ने समीरा को फ़ोन कर दिया और छूटते ही कहा, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ आ जाओ। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो हैरान थी। मलिहा झंझला गई। सवाल मत करो, बस फ़ौरन घर आ जाओ। मगर मलिहा कुछ बताओ तो सही। बताने के लिए तो बुला रही हूँ। उसकी आवाज़ में नमी महसूस करके समीरा परेशान हो गई थी, मगर खुद को काबू में रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत होना। 15 मिनट बाद ही समीरा मलिहा के कमरे में थी और मलिहा की जबान से सब हार सुनकर वाकई बौखला गई। तुमने तो कहा था तुम नूरुल हुदा से मोहब्बत करती हो, तो ये वजदान बीच में कहाँ से आ गया? वो आजिज़ी से बोली। वो तो मैं अभी कहूँगी कि मुझे हादी बाई से मोहब्बत है, मगर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वजदान के साथ गुजारना चाहती हूँ। समीरा ने सर पकड़ लिया। अपने बाबा जान को तुम मुझसे बेहतर जानती हो। उनकी सिर्फ मिसाल हो, अपना फैसला बदल लेंगे, ऐसा तो सोचना भी फजूल है। वो किसी के समझाने से समझने वाले नहीं, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम तो कुछ समझदारी से काम लो। उसने बेड पर घुटनों पर सर दिए बैठी मलिहा से कहा। फिर उसके करीब बेड पर बैठ कर उसे समझाने लगी। देखो मलिहा, सच तो यह है कि नूरुल हुदा और वजदान का कोई मुकाबला ही नहीं, बल्कि गैर जानिबदारी से अगर देखो तो नूरुल हुदा वजदान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, किस कदर ज़मीन जायदाद के मालिक हैं शायद उन्हें भी ठीक से अंदाज़ा न हो। और क्या गर्ल्स की पर्सनालिटी है, मैंने ऐसा खूबसूरत मत अपनी ज़िंदगी में कोई और नहीं देखा। फिर वो कोई अनजान तो नहीं है? 2.5-3 महीने से तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो। उनकी हर अच्छी बुरी आदत से तुम वाकिफ हो, और रुखसत होकर भी तुम्हें कहीं और नहीं जाना। शादी के बाद भी तुम अपने इसी घर में रहोगी। सबसे बढ़कर ये कि नूरुल हुदा को तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने खुद देखा था, शादी के बाद जब वो तुम्हें लेने आए थे तो उस तरह तुम्हारा ख्याल कर रहे थे जैसे तुम कांच की गुड़िया हो। और वजदान क्या है? सिर्फ एलएलबी तो किया है, अभी तो उसे अपना करियर बनाना है। स्टेटस अच्छा है, मगर नूरुल हुदा की तरह करोड़ों का मालिक तो वो नहीं। पर्सनालिटी ठीक ठाक ही है, मगर नूरुल हुदा की तरह डैशिंग नहीं। वजदान कहीं भी नूरुल हुदा के सामने नहीं टिकता। उसमें है ही क्या तो नूरुल हुदा के सामने टिक पाए? मलिहा ने समीरा को देखा और थकी थकी आवाज़ में कहा, उसमें क्या है समीरा, मुझे नहीं मालूम, मगर जिस पल वो मेरे साथ होता है लगता है यही जिंदगी है। उसके लहजे में कोई तो बात ऐसी थी कि समीरा ने घबरा कर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मलिहा, ये बस कुछ दिन की तकलीफ है, सब्र से झेल लो, फिर देखना नूरुल हुदा कभी तुम्हें तकलीफ होने नहीं देंगे, वो तुम्हें खुश रखेंगे। वो आजिज़ी से बोली। मैं जानती हूँ समीरा, वो मुझे खुश रखेंगे। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं हादी भाई के साथ खुश न रहूं, मगर जिंदा नहीं रहूंगी? मलिहा, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो? समीरा ने उसे शाना से पकड़ के झंझोड़ दिया और मलिहा एकदम ही फूट कर रो पड़ी। समीरा ने इसके आंसू पोंछते हुए नरमी से कहा, इस तरह खुद को थकाने का क्या फायदा, संभालो खुद को, और जो हो रहा है हो जाने दो। वो अजीज से बोली। हो तो जाने दो, पर जब मैं खुद को इसके बगैर सोचती तो मेरा दम घुटता है। मलिहा प्लीज। समीरा ने इसे रोकना चाहा, पर वो खौफनाक लहजे में धीरे धीरे बोलती रही, जानती हो, जब वो मुझे देखता है तो मेरी रूह तक उसके इख्तियार में चली जाती। उसकी जुबान से निकला हर लफ्ज मेरे दिल पर वही की तरह उतरता है। मेरा तो ध्यान उसकी साथ से नहीं हटता। मेरी नज़र किसी और तरफ कैसे जाएगी? वो मुझे मुझसे मांगता तो मैं इनकार कर देती, पर उसने मुझे मुझसे छीन लिया है। मैं तो खुद अपनी भी नहीं रही, किसी और की कैसे हो जाऊं? लेकिन बाबा नहीं समझते। मैं मर जाऊंगी समीरा, मैं सचमुच मर जाऊंगी। वो तड़प तड़प कर रो दी, क्योंकि उसे गले से लगाकर चुप कर रही थी। समीरा खुद भी रो पड़ी थी। उसने अपने आंसू साफ किए, फिर उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोली, ठीक है। वो बेड से उठी और मलिहा को भी हाथ पकड़कर अपने साथ उठाते हुए बोली, उठो और चलो मेरे साथ। मुझे पता है मोहब्बत करना और फिर छोड़ देना दोनों ही बातें तुम्हारे लिए आसान नहीं। मैं अब्बू और चाचू को सब बता देती हूँ। अब्बू तो यूं ही वजदान को बेटा मानते हैं, वो जरूर पप्पा जान को मना लेंगे, और बिलफर्ज नहीं भी मना सके तो भी तुम पर उनका बहुत हक है। फरियाल पप्पू की मौत से तुम्हारे रिश्ते तो नहीं मर जाते ना? मगर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी और अपना हाथ चुराते उसने तासुफ भरी निगाह समीरा पर डालकर कहा, बाबा जान ने इसलिए तो मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं। फिर वो कतियत से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी और से मदद मांग कर बाबा जान को शर्मिंदा करूंगी। ये बाप बेटी का मामला है, अगर मैं खुद उन्हें मना सके तो ठीक, वरना जो वो कहेंगे वही करूंगी। तुम बस इतना कर दो कि बाबा जान से मेरे साथ ले जाने की इजाज़त ले लो। मेरा वजदान से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है बाबा जान मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। जिस तरह एक रात में उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला किया है, उससे तो यही जाहिर होता है कि अब उन्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा। वो आखिर में आज़ादा सी हो गई थी। समीरा ने उलझ कर कहा, तुम क्या करना चाहती हो? विस्तार को बाबा जान के सामने ला खड़ा करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है बाबा जान अगर एक बार भी उससे मिल लेंगे तो मेरा हाथ उसके हाथ में देने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। कुछ तो विस्तार में ऐसा है कि एक बार जिससे मिल ले उसके दिल में उतर जाता है। वो बहुत यकीन से कह रही थी, ठीक है, मैं फूफा जान से इजाज़त लेकर आती हूँ।
तब तक तुम जरा कपड़े बदल कर अपना हुलिया ठीक कर लो, समीरा ने कहा। फिर उठकर बाबा जान के पास आ गए, जिस वक्त स्टडी में मौजूद थे। हालांकि सोच कर रहे थे कि उनसे क्या करें, फिर भी बुरी तरह घबरा रही थी। बाबा जान की शख्सियत ऐसी थी कि सामने वाला ख्वामख्वाही नर्वस हो जाए। समीरा के पास नर्वस होने की वजह भी थी। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान, उसने थूक निकल कर सलाम किया। टेबल की दूसरी तरफ बैठे बाबा जान ने अपने सामने खुला जमीनों के हिसाब किताब का रजिस्टर बंद किया और समीरा को अपनी सीरिक निगाहों की रफ्त में लेकर बोले, वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। समीरा एक कुर्सी पर टिक गई तो उन्होंने कहा, कैसी हो और घर में सब खैरियत है? जी फूफा जान, अल्लाह का शुक्र है। फिर उन्होंने इतनी सुबह उसकी आमद पर कोई सवाल नहीं किया था, मगर वो खुद ही बताने लगी। 8 बजे मलिया का फ़ोन आ गया था, कहने लगी जल्दी से घर आ जाओ। यहाँ अगर इसकी शादी का पता चला तो मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूँ। तुम्हें भी मुबारक हो, खैर मुबारक। लेकिन फूफा जान, शादी की तैयारी तो करनी है, दिन भी तो कितने थोड़े हैं। मलिया ने फ़ोन पर बता दिया होता तो मैं अम्मी और चची जान को भी साथ ले आती। अब सोच रही हूँ कि आज ही उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती हूँ। कल अम्मी आ जाएंगी तो बाकी की शॉपिंग उनके साथ कर लेंगे। ठीक है। उसे गहरी नज़रों से खोज रहे थे और समीरा की हथेलियाँ तक पसीने से भीग गई। तो मैं मलिया को अपने साथ ले जाऊं? उसने पूछा। हाँ ले जाओ, और ड्राइवर के साथ जाना, मैं भी किसी से कहकर गाड़ी तैयार करवा देता हूँ। जी फूफा जान। वो सादत मंदी से गर्दन हिलाकर उठी और जाने लगी। समीरा बाबा जान ने उसे आवाज दी। जी फूफा जान। एकदम डर कर पलटी। खरीदारी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है बेटा, उन्होंने कहा। फिर दराज में से हजार के नोटों की 2 मोटी गुड्डियाँ निकाल कर टेबल पर रख दी। समीरा ने आगे आकर वो गुड्डियाँ उठा ली। पर ख्याल रहे शाम 7 बजे से पहले तुम दोनों घर पहुंच जाओ। शाम को मलिया नूरुल हुदा की मंगनी की तकरीब है, मैंने इफ्तिकार से फ़ोन पर बात कर ली है। वो सब लोगों को लेकर शाम में यहाँ आ जाएगा। समीरा का जी चाहा सामने वाली दीवार पर जाकर जोर से सर मारी, मगर सबसे मुस्कुराकर अल्लाह हाफिज़ कहती हुई मुड़ गई। उसके जाने के बाद बाबा जान ने रिसीवर उठाया और कोई नंबर डायल करने लगे। मलिहा के कमरे में आकर समीरा ने सांस छोड़ते खुद को रिलैक्स किया। फिर मलिहा को देखा, जिसने उसके कहने के बावजूद कपड़े नहीं बदले थे और अभी तक उस जॉर्जेट की ब्लैक साड़ी में थी। बस इतना था कि उसने ऊपर से मैरून शाल ओढ़ ली थी, अलबत्ता मुँह हाथ धोकर बाल बना लेते। समीरा ने उसे गनीमत समझा। जब वो गाड़ी में बैठ चुके तो समीरा ने उसे इत्तला दी, शाम को तुम्हारी मंगनी है। पप्पा जान सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता चुके, मुझसे भी कहा है कि शाम 7 बजे तक तुम्हें लेकर घर आ जाऊँ। मलिहा ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। कार कस्से फारूकी से निकलकर मेन रोड पर आ गई थी। उस रोड पर आगे जाकर एक सीधी सड़क थी, लाइब्रेरी उसी सड़क पर वाक़या थी। मेन रोड पर आते ही वो लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। समीरा ने ड्राइवर से कहा, जरा जाकर मालूम तो करो ट्रैफिक क्यों रुका हुआ है। ड्राइवर जी अच्छा कहकर उतर गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया। अपनी सीट पर बैठकर उसने पलट कर कहा, कुछ देर लग जाएगी, आगे किसी मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस वगैरह तो पहुंच गई है। जख्मी को अस्पताल भेजकर पुलिस अपना बाकी का काम निपटा कर रास्ता खोल देगी। बार बार बेचैनी से पहले बदलती मलिया समीरा से बोली, ये ट्रैफिक तो न जाने कब खुलेगा, लाइब्रेरी का यहाँ से ज़्यादा फासला भी नहीं, मैं पैदल निकलती हूँ। ठीक है। समीरा ने अख्तलाफ नहीं किया। फिर मलिया ने ड्राइवर की तरफ रुख किया, तुम समीरा को छोड़कर घर वापस चले जाना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। और कार से उतरकर गाड़ियों के बीच में से गुजरती फुटपाथ पर आ गई। तेज कदमों से चलते कुछ आगे जाकर उसने एक नजर सड़क पर डाली, जहां बहुत से लोग भीड़ की शक्ल में जमा थे और किसी शख्स को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। रश इस कदर था कि मलिया सिर्फ जख्मी के पैर ही देख सकी। लाइब्रेरी पहुंचकर मलिहा ने अंदर का एक चक्कर लगाया, फिर बाहर आ गई। उसे विजदान कहीं नजर नहीं आया था। अभी 10 बजने में भी तो आधा घंटा बाकी। उसने खुद को तसल्ली दी और वही सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करने लगी। पर उसका इंतजार ही रहा। 10 बजे तक तो मलिहा अपने इस्तिराब को दबाती रही, लेकिन 10 बजते ही उसकी बेचैनी अपने उरूज पर पहुंच गई। आपका इंतजार मैंने हर रोज़ किया है। उस वक्त ये सुनकर मलिहा ने कुछ महसूस नहीं किया था, मगर अब समझ आ रहा था इंतजार करना कितना मुश्किल काम है। गेट पर नजर जमाए उसकी आंखें फतराने लगे। जाने कितना वक्त बीत गया था। कोई उससे पूछता तो कही देती सदियां बीत गई। गेट पर खड़ा वॉचमैन और आते जाते लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। फिर वो सब कुछ फरामोश किए, बस विजदान के आने की दुआ मांगती रही। 5 बजते हुए बेचैन से उठ खड़ी हुई। लाइब्रेरी की दूसरी जानब एक जनरल स्टोर था। मलिहा सड़क क्रॉस कर स्टोर में घुस गई। हेलो, चौथी बेल पर फोन रिसीव किया गया। समद आवाज पहचान कर मलिहा की ओटो बेआवाज हिले। उस वक्त समीरा के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहती थी। समीरा को बुलाते उसने जल्दी से कहा तो उसे होल्ड करने को कहा गया। हेलो। कुछ देर बाद ईयरपीस पर समीरा की आवाज़ उभरी। समीरा। इतना बोलने में ही मलिहा का गला रूंध गया था और डर से कि वो रो न पड़े। मलिहा खामोश हो गई। समीरा उसकी आवाज़ पर हैरान और फिर खामोशी पर परेशान हो उठी। मलिहा, तुम हो? खामोश क्यों हो गई?
प्लीज़ बताओ सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, समीरा दहल गई। हुआ क्या है? मलिया ने इसकी बात की अनसुनी करते हुए कहा, मुझे वजदान का एड्रेस चाहिए। अब चुप होने की बारी समीरा की थी। कतरे तौक़ुफ़ के बाद उसकी आवाज़ आई। वजदान नहीं आया? फिर उसने कहा, तुम ऐसा करो, चाचा के ऑफिस फ़ोन करो, वही होगा। तुम्हें फ़ोन करने से पहले वहाँ फ़ोन किया था, पर वो कई महीने से ऑफिस नहीं आ रहा, तो कोर्ट में होगा, तुमने मालूम किया? जब वो ऑफिस छोड़ चुका है तो कोर्ट में क्या करेगा? वैसे भी कोर्ट 4 बजे बंद हो जाता है और इस वक्त 5 बज रहे हैं। मलिया ने झंझला कर कहा था। ओह सॉरी। समीरा को एहसास हुआ कि उसके सवाल मलिया को जिच कर रहे हैं, तो फ़ौरन संभल कर बोली, अच्छा एड्रेस नोट करो। 1 मिनट। मलिहा ने अपने बैग से पेन और पॉकेट साइज डायरी निकाली और एड्रेस नोट करती फ़ोन रखकर दुकानदार को पेमेंट करती हुई बाहर आ गई। सड़क के किनारे खाली टैक्सी थी। मलिहा तेजी से दरवाजा खोलकर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। मुसाफिर के इंतजार में स्टीयरिंग पर सर के ऊँगते ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। बीबी किधर जाएंगी? मलिहा ने हाथ में पकड़ा कागज देखा और बोली, PECHS कॉलोनी। ओए यहाँ तक आ तो गई थी, पर अब उस डबल स्टोरी बंगले के गेट के सामने खड़ी सोच रही थी कि अगर गेट वजदान के अलावा किसी और ने खोला तो क्या कहकर उसे बुलवाएगी? जो होगा देखा जाएगा। मलिहा ने सर झटक कर नेम प्लेट पढ़ते हुए एड्रेस की तस्दीक की, फिर बेल बजा दी। दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी, फिर गेट खुल गया। सबसे आंखों वाले लड़की के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि किसी और की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रही थी, और शायद इसीलिए उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया था और मलिहा को देखकर सिरपटा गई थी। आप कौन है? मलिया उस सवाल पर घबरा सी गई, फिर उसने हाथ में दबी चिट उसकी तरफ बढ़ाई। एड्रेस आपके घर का है? लड़की ने चिट लेकर एड्रेस देगा, फिर उसे वापस करते हुए कहा, एड्रेस से ये, पर आपको किससे मिलना है? वजदान मुस्तफ़ा से। क्या वो घर पर हैं? मलिहा ने कोशिश की कि अपना लहजा नॉर्मल ही रखे, पर सवाल ही ऐसा था जिस पर लड़की का चौंकना लाजिम था। आप कौन हैं और वजदान से क्यों मिलना चाहती हैं? मेरा नाम मलिया फारूक है, प्लीज़ आप वजदान को बुला दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। उस लड़की की आंखों से अचानक ही तनफुर झलकने लगा था। फिर वो कारदार लहजे में बोली, वजदान घर पर नहीं है, और झटके से गेट बंद करने लगी तो मलिया ने हाथ रखकर उसे रोकते हुए पूछा, 1 मिनट, क्या आपको मालूम है वो कहाँ गए और कब तक आएंगे? नहीं। वो एक लफ्ज़ बोलकर मलिहा का चेहरा देखने लगी, जो बैग से पेन निकाल कर उस कागज़ के पीछे कुछ लिखने लगी थी। वजदान जैसे घर आए उनसे कहिएगा इस नंबर पर मुझसे बात कर ले। मलिहा ने कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने कागज़ उसके हाथ से लेकर गेट बंद कर दिया। मलिहा ने दीवार का सहारा लिया, वरना गिर पड़ती। घर पे नहीं, ऑफिस में भी नहीं, तो फिर कहाँ चला गया? लाइब्रेरी क्यों नहीं आया? कि ऐसा तो नहीं कि भूल गया हो? खुद कलामी के जवाब में वजदान की आवाज़ उसके कानों में गूंज गई। जब से आपको हिफ्स किया है, खुद को भूल गया। एक तेज सी उठी थी, जिसको दबाते हुए टैक्सी में आ बैठी। आर्ट्स काउंसिल चलो। मलिहा ने कल अपनी पेंटिंग इश्क आतिश वजदान को गिफ्ट करके नुमाइश से हटवाई थी, और ये बात वजदान के इल्म में भी थी। मलिहा उस उम्मीद पर आर्ट्स काउंसिल आई थी कि शायद वजदान पेंटिंग लेने वहाँ आया हो, मगर वो वहाँ भी नहीं मिला। मलिहा ने अपने फ़ोन नंबर के साथ वजदान के नाम में से छुड़ा नुमाइश वाले पोर्शन में आ गई। उस उम्मीद पर एक एक शख्स का चेहरा देखती रही कि शायद वो वजदान होगा, मगर उसकी निगाहें नामुराद लौट आई। ड्राइवर को वापस लाइब्रेरी चलने का कहते उसने रिस्ट वॉच पर नजर दौड़ाई तो 5:45 बज रहे थे। उसे घर से निकले 8 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल मुझे नहीं दे सकते? उस वक्त वजदान के लहजे में जितनी इल्तिजाएं थीं, उससे ज्यादा उस वक्त मलिहा के चेहरे पर रकम थे। लाइब्रेरी पहुंचकर मलिहा ने हॉल का एक चक्कर लगाया। वजदान को न पाकर वो कुछ सोचते हुए वॉचमैन के पास आई। खान साहब, आपसे किसी के बारे में पूछना है। पूछो। खान साहब की इजाजत के बाद मजीद बोली। 24-25 साल का सांवले रंग का लड़का है, कद तकरीबन 6 फीट, आंखों और बालों का रंग सियाह है और अक्सर यहाँ आता है। क्या सुबह यहाँ आया था? आप वकील साहब को तो नहीं पूछता है? खान साहब ने सोचते हुए अंदाज में कहा। मलिहा फौरन बोली, हाँ मैं उन्हीं का पूछ रही हूँ। 2-3 महीने से रोज आता है, पर आज नहीं आया। आपको यकीन नहीं आए? मलिहा की बात पर हंसने लगी। क्या बात करता है जी, सुबह से हम इधर बैठा है, आता तो हमको दिखता नहीं। वो इतने यकीन से कह रहा था कि मलिहा को इसकी बात मानना पड़ी। वो डगमगाते कदमों से सीढ़ियां तक आई। मैं सारा दिन आपका इंतजार करूंगा, एक सरगोशी के आसपास सुनाई दी तो मलिहा ने तड़प कर कानों पर हाथ रख लिए। उसका जिप टूट रहा था। उसने सीढ़ी पर बैठकर सर घुटनों पर रख लिया। 6:30 बजे मलिहा ने कसरी फारूकी में कदम रखा। वो अपना यकीन हार चुकी थी और उस हार का चेहरा ड्राइंग रूम में मौजूद कोई शख्स न देख ले, इसलिए वो पिछली तरफ हॉल के दरवाजे से अंदर आई। बहादुर, मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया था? पास से गुजरते बहादुर को रोककर उसने पूछा। नहीं बीबी साहब, पर आप कहाँ चले गए थे, वो भी आज के दिन? मलिहा की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो बहादुर को जवाब दिए बगैर अपने कमरे में आ गई।
ठंडे एक पानी से मुंह धोते उसने आंसुओं के निशान को बेदर्दी से रगड़ डाला। फिर तौलिए से चेहरा खुश्क करती वो ड्रेसिंग रूम में आ गई। अलमारी के दोनों पट खोले और बारी बारी हर सूट का जायजा ले रही थी। फिर बहुत सोचकर उसने पीच कलर के ड्रेस को निकाला तो नजर उसके पीछे लटकते सूट पर ठहर गई। पिंक कलर के चूड़ीदार पाजामे पर सफेद कमीज थी जिस पर पिंक रंग की मोतियों से गले और कमीज की हाफ स्लीव्स पर नफीस काम बना हुआ था। पिंक एंड व्हाइट कंट्रास्ट दुपट्टे को हाथ में लेते उसे कुछ याद आया था। तुम सफेद रंग मत पहना करो, इस रंग में इतनी प्यारी लगती कि डर लगता है नजर न लग जाए। नजर तो लग चुकी नूरुल हुदा, अब किस बात का डर, उसने सोचा और वही सूट बाहर निकाल लिया। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक की तह जमा ली। मलिहा जिंदगी में पहली बार इतने एहतिमाम से तैयार हुई थी। दोनों कुलाइयों में भर भर कर व्हाइट और पिंक चुनिया डालकर उसने कानों में चांदी के आवीज़े पहने। फिर बेड पर आ बैठी। चिकन सैंडल पाँव में डालकर उसने बेड से दुपट्टा उठा के शानों पर फैलाया। खुले बालों के हाथ से सवारते उसकी नजर आने में नजर आते अपनी अक्स पर पड़ी थी। आज की तारीख में मेरे लिए रोशनी, रंग और उम्मीद तीनों खत्म हो चुके हैं, लेकिन नूरुल हुदा फारूकी उन्हें आपकी जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए, उसने कहा और कमरे से निकल गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कदम रखते ही मलिहा की नजर ब्लैक पेंट पर मैरून शर्ट पहने नूरुल हुदा पर पड़ी थी। उसी पल नूरुल हुदा ने भी दरवाजे की तरफ देखा था। नूरुल हुदा की आंखों की वो चमक मलिहा के लिए नई थी। उसने पलकें झुका ली। बाकी लोग भी मलिहा की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। पल भर में उसकी कजिन्स ने उसे अपने घेरे में ले लिया था, मगर समीरा उठ नहीं सकी। किसी मुआजिजे की उम्मीद करते करते मलिहा को देखकर उसे एहसास हुआ था कि मुआजिजे अब नहीं होती। वो समझ गई कि मलिहा वजान से नहीं मिल सकी। हद करती हो बेटा, आज के दिन शॉपिंग पर जाने की क्या जरूरत थी? अब देखो जरा, सब आए बैठे हैं और तो दुल्हा भी मौजूद है, पर दुल्हन शादी की शॉपिंग करने गई हुई है। बड़ी मम्मा ने इसे देखकर कहा तो मलिक नासिर उसके कुछ बोलने से पहले बोल पड़े, छोड़िए भाभी, अब बातों में मजीद वक्त क्या गंवाना, आओ बेटी रस्म कर ली जाए। आखिर में मलिहा से बोले थे। मलिहा ने कदम बढ़ाया तो समीरा एकदम उसके कान के पास आकर बोली, इनकार कर दो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। किस वर्ती पर? मलिहा ने उसकी तरफ देखकर जहन में मुझे सरगोशी की और आगे बढ़ गई। किसी ने उसे बाजू से पकड़कर नूरुल हुदा के पहलू में बिठा दिया था। फिर बाबा जान की इजाजत से नूरुल हुदा ने उसके बाएं हाथ की उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दी। खाने के बाद जब मेहमान रुखसत होने लगे तो मलिहा समीरा के गले लगकर आजिज़ी से बोली, आज रुक जाओ समीरा। समीरा हामी भर लेती। फिर उसने आफा को देखा जो इशारे से मना करा था तो मजबूर हो गई। आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से आ जाऊंगी। उसने मलिहा को खुद से अलग करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। फिर मलिहा का गाल चुमकर वो गाड़ी में जा बैठी। पोर्च में अब सिर्फ वो बाबाजान और नूरुल हुदा रह गए थे। मलिहा उन दोनों की तरफ देखे बिना ही पलट कर अंदर चली गई थी। वो हॉल में आई तो अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय खुले दरवाजे से लॉन में आ गई। नंगे पांव चहलकदमी करती हुई मलिहा के पैरों के नीचे भीगी घास का नरम कालीन बिछा था, लेकिन मलिहा को यूं लग रहा था जैसे उसके पांव सिलकते अंगारों पर हों। उस एहसास के बाद उसने टहलना बंद नहीं किया। बर्दाश्त के रास्ते पर एक ऐसा मोड़ आता है जहां पहुंचकर दर्द बहुत बेदर्द हो जाता है, और उसी इंतहा पर पहुंचकर सब्र की चादर ओढ़े इंसान ऐसी कैफियत से गुजरता है जहां सवाल करार का नहीं बेकरारी का हो जाता है। फिर जितना दर्द बढ़ता है इतना सुकून मिलता है। मलिहा भी खुद अजियती की उस कैफियत से गुजर रही थी। चक्कर काट कर बार बार पलटते हुए वो एक बार पलटी तो सामने नूरुल हुदा थी। अच्छी खासी ठंड है यार, तुम यूं नंगे पांव गीली घास पर चल रही हो, कोई शॉल वगैरह भी नहीं ली, बीमार पड़ जाओगी। सुहानी शाम तेरे महबूब नजरों के सामने। नूरुल हुदा को शायद कुछ और कहना चाहिए था, पर वो उससे बोले बगैर न रह सके। एक बेमानी जी बोलकर मलिहा उनके बराबर से गुजरती सीढ़ियों पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। सैंडल पहनकर उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे कि नूरुल हुदा ने अचानक ही पूछ लिया, तुम खुश हो? दूसरी सीढ़ी पर रखा मलिहा का पाँव अपनी जगह जम गया, संभली। फिर पलट कर उन्हें देखते हुए पूछा, आप खुश हैं? नूरुल हुदा ने आंखें बंद करके हवा में फैली ताजगी को सांस के साथ अपने अंदर उतारते हुए कहा, बहुत। तो समझे मैं भी खुश हूँ। वो कसर मुस्कुराई। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखा और पास चले आई। मैं जानता हूँ तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं पहली नज़र में अपना हर एहसास तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। मलिहा के लिए सचमुच इंकशाफ था, मगर उसके एहसास पहले इस कदर टूट चुके थे कि वो हैरान भी न हो सकी, बस उन्हें देख कर रह गई। हाँ मलिहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मेरा दिल जब भी धड़कता है तो शिद्दत के साथ एहसास होता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मुझे ज़िंदगी की तरह अजीज़ है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अपनी ज़िंदगी से और अपनी मोहब्बत से भी ज़्यादा अजीज़ है। जानती हो चीज़ क्या है? उन्होंने पूछा। मलिहा अभी खामोश खड़ी बस उन्हें देखती रही। तुम्हारी मुस्कुराहट। उस दिन याद है जब मैं और बाबाजान वहाँ लॉन में बैठे थे? उन्होंने दूर लॉन चेयर्स की तरफ इशारा किया।
जिनकी सफ़ेदी अंधेरे में चमक रही थी। मलिहा ने यूं सिर घुमाकर देखा और कह रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, मलिहा से शादी करोगे? तो मैंने उनसे कहा था आई लव हर, लेकिन मैं मलिहा से शादी सिर्फ उस सूरत में करूँगा अगर मलिहा को एतराज़ न हो। मलिहा को कुछ दिन पहले का मंजर याद आ गया और नूरुल हुदा का जुमला भी। मैं मलिहा की खुशी की खातिर अपना दुख भी सह सकता हूँ। वो गायब दिमाग खरीदी कि अचानक ही नूरुल हुदा ने उसका हाथ थाम लिया। मलिहा ने उनकी तरफ देखा। वो उसके बाएं हाथ को थामकर उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी के डायमंड को अंगूठों से जरा छू कर बोल रही थी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली और उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारे जहन मुझे इस रिश्ते के साथ कबूल कर सके तो ठीक है, और अगर न कर सके तो ज़बरदस्ती नहीं है। वो बोलते एक पल को चुप से हो गई, फिर उसका हाथ छोड़कर बोली, तुम चाहो मेरा साथ छोड़कर जा सकती हो, मुझे कहीं नहीं जाना हादी भाई। फौरन उसकी ज़बान से निकला था। फौरन उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। संभल कर बोली, रिश्ते जब बनाए जाते हैं नूरुल हुदा तो उन्हें निभाया करते, थोड़ा नहीं करते। नूरुल हुदा को एकदम में अपने आप हल्का पुल्का लगने लगा। इसका मतलब है कि मुझे उस पल का इंतजार करने की इजाज़त है जब तुम एक नए रिश्ते से मेरी ज़िंदगी में कदम रखोगी। उनकी निगाह से झलकती हुई आराफ़तगी मलिहा सह नहीं पाई और अचानक ही मुड़कर अंदर आई और सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में आ गई। नूरुल हुदा उस अंदाज को उसकी अदा समझकर मुस्कुराने लगी थी। साइंस कहती है कायनात में मौजूद हर शय की बुनियादी इकाई है। हमारे जिस्म को ही देख लिया जाए, लाखों करोड़ों खुलियों से बना हमारा जिस्म एक खुलिये से शुरू होता है। मादे की शुरुआत एटम से होती है और यहाँ तक कि अरबों खरबों मील पर फैली इस कायनात को अगर रिवर्स प्रोसेस में डाल दिया जाए तो पूरी कायनात महज एक नुक्ते में सिमट जाएगी। मुझे साइंस के इस नज़रिए पर कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी में एक कानून कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की बुनियाद इकाई नहीं बल्कि एक तुकून है। एक ऐसी तुकून जिसके हर जावे की पैमाइश 60 डिग्री, यानी हर जावे की पैमाइश बराबर है और किसी भी तरह उन तीनों जावियों में इम्तियाज नहीं किया जा सकता। उस सुकून के एक सिरे पर बाबा जान खड़े हैं। बाबा जान का और मेरा रिश्ता शीशे और पत्थर का रहा है। शीशा अपनी जगह कायम रहे, उसके लिए पत्थर से फासला जरूरी, इसीलिए मैं उनके पास जाने से हमेशा घबराती रही कि कहीं चोट न खा बैठूं। मेरा डर कैसा सच्चा था। तुकून के दूसरे सरे पर नूरुल हुदा है। हादी भाई ने मेरी ज़िंदगी के हर खला को भर दिया। बिना मांगे उन्होंने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझे कभी किसी से नहीं मिला था। उन्होंने मुझे चाहा भी तो अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चाहा, एकदम खालिस और बेगर्ज मोहब्बत, और बदले में भी कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन अगर वो नहीं मांगे तो क्या मैं दूंगी नहीं? तुकून के तीसरे कोने में खड़ा तीसरा शख्स वजदान मुस्तफ़ा है। वजदान मुस्तफ़ा मेरी ज़ात का आईना, मेरी यकीन का चेहरा, मगर आज उस चेहरे की नुकुश धुंधला रही। अब सवाल पाने और खोने का नहीं, अब सवाल मेरे एतबार का है। बाबा जान, नूरुल हुदा, वजदान, एक तुकून के 3 कोनों पर खड़े 3 लोग, वो 3 लोग जिन्हें मैंने टूट कर जाए, और उनमें से कोई एक भी अगर मेरी ज़िंदगी के मंजरनामे से हटा तो इस आधी अधूरी ज़िंदगी को जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं ये भी जान चुकी हूँ कि तीनों कभी एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते। बाबा जान, नूरुल हुदा, वजदान, वो 3 लोग जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, और मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर वो तीनों ही मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, मेरा साथ कौन देगा? दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मलिहा ने डायरी लिखना छोड़कर आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। उस आवाज़ के साथ ही बहादुर कमरे में आया था। कहो क्या बात है? मलिहा ने पूछा। बीबी साहब, आपके लिए फ़ोन आया है। मलिहा की निगाह में ज़मान मकान घूम गए थे। यहाँ तक पहुँचकर डायरी खामोश हो गई थी। तानिया ने फ़ौरन अगला सफ़र पलट कर देखा और फिर बाकी के सारे वर्क पलट कर देख ली। हर वर्क सादा था। तानिया ने खिड़की से बाहर आसमान को देखा जिस पर रोशनी धीरे धीरे बिखरती जा रही थी। पूरी रात डायरी पढ़ने से अब उसकी आंखें बुरी तरह दुख रही थी। वो आंखें बंद करके सीधे लेट गई। पिछली रात इंकशाफात की रात थी। वो गहरे सांस लेती खुद को उस आज़ाब शुक्र कैफे से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। दास्तान एक अजीब मोड़ पर आकर रुक गई थी। तानिया सोचने लगी, आगे क्या हुआ होगा? उस रात वो टेलीफोन किसका था? क्या वजदान का? उसने क्या कहा होगा? और अगर रात को आने वाला फ़ोन वजदान का था तो जब दिन भर मलिहा उसे ढूंढती रही तो क्यों नहीं मिला? वो उस दिन लाइब्रेरी क्यों नहीं आया था? और फ़ोन पर कहीं उसने ये तो नहीं कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अल्लाह हाफिज़ वगैरह वगैरह? नहीं, उसने फ़ौरन ही अपने कयास को रद्द कर दिया। अगर ऐसा होता तो मलिहा पापा से शादी कर लेती, और पापा से शादी के बाद तो उसे कि सिर्फ फारूकी में ही होना चाहिए था, मगर वो तो कहीं नहीं है। कोई इसका नाम तक लेना गवारा नहीं करता। क्या वजदान ने फ़ोन पर अपने ना आने की वजह बताकर माजरत कर ली थी और उसके बाद मलिहा ने दादाजान के सामने शादी से इनकार कर दिया होगा? मगर दादाजान तो फैसला वापस नहीं लेने वाले थे। तो फिर ये हो सकता है कि मलिहा ने उनकी मर्जी के बगैर वजदान से शादी कर ली हो, लेकिन ऐसा होना भी मुश्किल है। मलिहा ने कहा था अपने बाबा जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अपने दूसरी कयास को बिरद करती उससे सोचा और जिच भी हो गई। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो आखिर हुआ क्या था?
मलिया अचानक ही कहाँ गुम हो गई। उसने आखिर क्या किया था जो उसका जिक्र खुद उसके घर में बैन हो गया। और बरसों गुजर जाने के बाद भी न तो उसने कभी कसरे फारूकी में कदम रखा और न कभी किसी की जुबान पर उसका नाम ही आया। और पापा और दादाजान के दरमियान मौजूद खलीज की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? मंगनी की रात तक तो सब ठीक था, फिर क्यों पापा दादाजान से मुंतफिर हो गए? उलझती हुई उठ बैठी। क्या मुश्किल है? मैंने तो सोचा था मलिहा की डायरी कसरे फारूकी के राजा पर से पर्दा उठा देगी, पर उसने तो और भी कई मामों को जन्म दे दिया है। कितनी अजीब सी बात है। पापा जो मामा से इतनी मोहब्बत करते, मामा से पहले किसी और को चाह चुके, मगर पापा की मोहब्बत तो मुकम्मल होने जा रही थी, अधूरी कैसे रहेगी? कहानी की हर कड़ी बीच से गायब हो गई और ऐसा कोई नहीं जो बता सके कि हकीकत में क्या हुआ था। उसने गहरा सांस कैसे खुद को रिलैक्स किया और एक नए रुख पर सोचने लगी। उस कहानी के 4 ही बुनियादी किरदार है जो किस्सत पर से पर्दा उठा सकते, मगर 2 किरदार तो जबाबंदी के अहद पर कार फरमाए, तीसरा किरदार मंजर से ही गायब और चौथा किरदार अचानक ही कोई ख्याल आया था, वजदान मुस्तफ़ा। ये शख्स मेरे लिए यकीनन अजनबी है, मगर ये नाम नहीं। जेफ्स वजदान मुस्तफ़ा, ये महज मेरा अंदाज़ है, मगर तस्दीक तो करनी पड़ेगी। ये एसपी शायान मुस्तफ़ा, मैंने सोचा था तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे वजदान मुस्तफ़ा से मिलना है तो तुमसे एक आखिरी मुलाकात नागुज़ीर हो गई, उसने दिल में कहा। दादाजान शाम को आने वाले थे, लेकिन तानिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो डायरी उठाकर दादाजान के कमरे में आ गई और एहतियात से डायरी वापस उसी जगह रख दी जहाँ से कल उसने उठाई थी। उसके बाद वो अपने कमरे में आई, ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसने महसूस किया था आजकल पापा उस पर ज़्यादा ही नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने तानिया से तो कुछ नहीं कहा, मगर उनकी नज़रें हर वक्त तानिया को खोजती रहती थी और तानिया नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि वो चौंक जाए। आधे घंटे में तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल पर चली आई। गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग पापा। रोज़ की तरह आज भी दुपट्टा और फाइल उसने बाजू में दबोचे हुए थे। बैग समेत बाकी सब कुछ साथ वाली चेयर्स पर ढेर करते उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल भी यूं कुर्सी पर डाल दिया। नज़र का चश्मा फिसल कर नाक की नोक पर आ टिका था, जिसे नूरुल हुदा ने हाथ मारकर सही करते हुए जवाबर उसे गुड मॉर्निंग कहा था। और फिर से अखबार के सफ़े उलटने लगे थे। मरियम ने किचन की तरफ आवाज़ लगाई, बहादुर तानिया के लिए नाश्ता ले आओ। तानिया नाश्ता कर रही थी कि नूरुल हुदा ने अखबार साइड में डालते मरियम से जूस के लिए कहा, पापा वैसे आपकी आदत काफ़ी अलग सी है। तानिया जो नजरों से उन्हें देख रही थी। कौन सी आदत? वो समझे नहीं। यही, लोग चाय के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और आप अखबार पढ़कर जूस पीते। ये आदत मेरी नहीं किसी और की थी। उनके मुंह से एतराफ़ सुनकर तानिया को वाकई हैरत हुई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि नूरुल हुदा इतने आराम से ये बात कह देंगे, जबकि उसे एतराफ़ के पीछे एक पर्दा नशी का नाम छुपाया। आपने क्यों अपना ली? ये आदत किसकी थी? उसे जानबूझकर नहीं पूछा कि जवाब आने की तवक्का नहीं थी। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर चीज़ अपना लेने को दिल करता है, यहाँ तक कि आदतें भी। पापा आपने कभी स्मोकिंग की है? कुछ देर खामोशी से नाश्ता करने के बाद उसने फिर पूछा। इस बार नूरुल हुदा ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। तानिया थोड़ा सा गड़बड़ा गई। अपनी पुरतजस्सुस फितरत पर गुस्सा भी आया, मगर अब तो सवाल कर चुकी थी। अनजान सी बनकर ऑमलेट को प्लेट में नचाती रही। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसी उसे सरसरी से अंदाज में कहा। हम आदतों पर बात कर रहे हैं और अक्सर मर्दों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन नूरुल हुदा को कभी भी सिगरेट पीने की आदत नहीं रही, मरियम ने कहा। तो नूरुल हुदा बोली, नहीं मरियम, मैं स्मोकिंग किया करता था। तुम स्मोकिंग करते थे? वो हैरान हुई। लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं देखा। शादी से काफ़ी अर्सा पहले मैंने स्मोकिंग छोड़ दी थी, वरना लंदन में रहते और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी मैं कुछ अरसे चीन स्मोकर हुआ करता था। उसका मतलब है तुम शादी से पहले काफ़ी अलग थे, शादी के बाद तुमने बहुत सी आदतें बदल ली। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तानिया नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते उसकी नज़र टेबल पर नूरुल हुदा के सामने रखे उनके वॉलेट पर पड़ी। वो डायरी में लिखी हर बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी। उसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट उठा लिया, फिर बड़े सरसरी से अंदाज में नूरुल हुदा का शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखने लगी। नाम नूरुल हुदा फारूकी, वॉलेट का नाम मजहर फारूकी। इतने सामने की बात न जानने में पहले कभी क्यों नोट नहीं की? उसने सोचा और कार्ड वापस वॉलेट में डालकर वॉलेट टेबल पर रख दिया। नॉर्मल से अंदाज में चाय पीने लगी। नूरुल हुदा उसकी हरकत को नोट कर चुके थे, मगर मतलब अक्सर ही कर सके, इसलिए कुछ पूछा भी नहीं। वो अपना जूस खत्म कर चुके थे। टेबल से वॉलेट और दूसरी चीज़ें उठाकर जाने लगे तो तानिया बोली, पापा आज मैं आपके साथ जाऊँगी। मेरी गाड़ी में काम निकल आया, आज ड्राइवर मेकिंग के पास ले जाएगा, मगर मैं पहले फैक्ट्री जाऊँगा। मुझे ऑफिस छोड़कर चले जाएगा ना प्लीज़। आखिर में स्नी प्लीज़ को लंबा खींचा। वो हंसकर बोले, ठीक है चलो फिर।
आप गाड़ी में चल कर बैठे, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ बोलकर जल्दी जल्दी चाय पीने लगी। बाप को ड्राइवर बना दो, नूरुल ने उसके सर पर धप लगाए और जाने लगे। सुनो, शाम में जल्दी घर आ जाना, मरियम ने याद आने पर पुकार कर कहा। नूरुल मुस्कुराते हुए पलटे और कुर्सी पर कहनी टिकाकर झुकते हुए गहरी नजरों से देखते जोमानी अंदाज में बोले, क्या बात है, आज बड़े अरसे बाद शाम में जल्दी घर आने की फरमाइश की है? तानिया को उनके अंदाज पर एकदम से हंसी आ गई। उसने फौरन चाय का कप मुंह से दूर किया, वरना चाय उसके कपड़ों पर झलक जाती। मरियम को नूरुल की आंखों से ज्यादा तानिया की हंसी ने ब्लश कर दिया था। बच्चों का तो ख्याल कर लिया करो, वो आंखें निकाल कर बोली। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उन पर कुछ असर नहीं हुआ था, मरियम जिद होकर बोली। इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, वो जैसे असल मसले को समझ गए थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी तानिया को पकड़ा कर कहा, कब छोड़ो, चाय ऑफिस में पी लेना, और अब तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। नूरुल हुदा, मैं तुम्हारा क्या करूँ? देखते हैं, मरियम की जुबान से निकला। होठ दबाकर हंसी रोकती हुई तानिया चाबी पकड़कर कप रखते अपना सारा सामान उठाकर बाहर भाग गई। 2 मिनट बाद जब नूरुल हुदा कार की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठे तो उनकी मुस्कुराहट देखकर तानिया भी मुस्कुराने लगी। नूरुल हुदा ने उसे मुस्कुराते देखा तो जरा रौब से बोली, तुम हंस क्यों रही हो? वो भी उनकी बेटी थी, जिसके बगैर बोली, पापा आपने कभी नोट किया, मामा शर्माते बहुत खूबसूरत लगती है। उसे मरूब न होते देखकर नूरुल हुदा ने भी रब डालने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और हंसकर बोले, हाँ मगर वो शर्माती बहुत कम है। खास तौर पर कल रात डायरी पढ़ लेने के बाद ताने को नूरुल हुदा की मरियम से मोहब्बत को देखकर मुतमईन बल्कि खुश होना चाहिए था, मगर न जाने क्यों गाड़ी स्टार्ट करते नूरुल हुदा के चेहरे पर मध्यम से मुस्कुराहट देखकर वो अचानक आज़ादा सी हो गई थी। क्या पापा को मलिया जरा भी याद नहीं? उसने दुख से सोचा था। शाम को इसकी वापसी तो खिलाफ मामूल नूरुल हुदा भी उसके साथ थी। उन दोनों के पहुंचने से पहले अजहर फारूकी वापस आ चुकी थी और अब फ्रेश होकर लॉन्च में सबके साथ बैठे थे। उनसे मिलकर ताने अपने कमरे में आ गई। फिर फ्रेश होकर चेंज करने के बाद लॉन्च में आई तो नूरुल हुदा भी चेंज करके वहाँ आ बैठे थे और अब वो मरियम और बाबाजान तानिया की शादी का टॉपिक लेकर बैठे थे। तानिया किसी रद्द अमल के बगैर चुपचाप दादाजान के बराबर सोफे पर बैठ गई। उसके दोनों भाई भी वहाँ थे, मगर जाहिर इस टॉपिक में उनके बोलने की गुंजाइश कहाँ थी। वो दोनों आराम से अलग थलग बैठे एक दूसरे के काम में सरगोशियाँ कर रहे थे। तुम दोनों ने अंसर के माँ बाप से कोई बात नहीं की? बाबाजान पूछ रहे थे। नूरुल हुदा ने जवाब दिया, नहीं, मगर शायद वो और इंतजार नहीं करना चाहती। आज तैमूर मेरे ऑफिस आया था और हम सबको अपने घर डिनर पर बुलाया है। कल शाम उरूसा आई थी, उसने मुझसे भी डिनर के लिए कहा था। सुबह मैं तुमसे यही कहने वाली थी, लेकिन तुम तो, मरियम ने बात अधूरी छोड़ी। नूरुल हुदा सुबह की बात को याद करके मुस्कुराई, फिर संजीदा होकर बोली, डिनर के लिए इनकार नहीं किया जा सकता और वो शादी के बाद भी ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, मरियम ने तायद की। अब आप दोनों तय करें कि इस बात का जवाब क्या दिया जाए। नूरुल हुदा से पहले ही बाबाजान टोक कर बोली, हम दोनों ये बात कैसे तय कर सकते हैं? ये तो तानिया फैसला करेगी कि उसे अंसर से शादी करनी भी है या नहीं। तानिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसे बाबाजान के अल्फाज पर कभी भी हैरत नहीं होती अगर वो मलिया की डायरी न पढ़ चुकी होती, मगर अब वो हैरत से उन्हें देख रही थी। बोलो तानिया, तुम क्या चाहती हो? नूरुल हुदा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैं क्या चाहती हूँ? वो उनके अल्फाज पर खोस सी गई। भला मैं क्या चाह सकती हूँ? उसने आहिस्ता से कहा। फिर भी बेटा, तुमने कुछ तो सोचा होगा, वो इसरार कर रहे थे। तानिया चुप सी हो गई। बाबाजान ने भी उसे चुप देख कर टोका। बोलो तानिया, जवाब दो। अब वो क्या जवाब देगी? आपने क्या सुना नहीं? खामोशी नीम रजामंदी होती है। मरियम उसकी खामोशी को उसका इकरार समझकर मुतमईन सी होकर बोले तो बाबाजान की रूह तक इसी ख्याल से कांप गई थी। खामोशी सिर्फ रजामंदी नहीं होती मरियम, कभी कभी खामोशी जबरन भी होती है। अपने साथ लगाकर तानिया की पेशानी चुमते उन्होंने मस्जिद कहा। तानिया जवाब देगी और अपनी ज़िंदगी का फैसला वो अपने अल्फाज में करेगी। उसकी वाजिया रजामंदी के बगैर तुम उरूसा या तैमूर से कोई बात मत करना। बड़ों के फैसले बच्चों की ज़िंदगी से बड़े नहीं होते। वो कतियत से बोलते तानिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। तानिया ने हमेशा अपने लिए उन्हें पुरशफकत पापा था, मगर अब वो जानती थी खुद अपनी बेटी के लिए उनके दिल में कोई नरमी नहीं थी। आखिर में इनकी लगती ही क्या हूँ, उसने सोचा। सिर्फ भतीजे की बेटी? और मेरी खामोशी का भी कितना ख्याल है। लेकिन वो जो उनकी बेटी थी, उनके पैरों पर सरक कर रोते फरियाद कर रही है और उनका दिल नहीं पसीजा। क्या दोगला मियार है? खौफज़दा अंदाज में सोचते उनसे अलग होकर दूर हो बैठी। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो मलिया के हक पर कब्जा जमा कर बैठी। उसने अपने चेहरे के तासरात तो काबू में रखे, मगर आंखों से नागवारी झलक रही थी। किसी और ने उसकी बेजारी को महसूस नहीं किया था, मगर नूरुल हुदा ने सिर्फ महसूस कर चुके थे, बल्कि हैरान भी थे। तानिया को तो बाबाजान के साथ बैठना भी दोभर लग रहा था। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते उसके जहन में स्पार्क हुआ था। रुकी और मुड़ते हुए नूरुल हुदा को देखने लगी। आज उसे समझ आ गया था क्यों बाबाजान की तानिया के लिए मोहब्बत नूरुल हुदा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं जान गई हूँ बाबा, आप मलिहा को नहीं बुला सके।
आप आज भी उससे मोहब्बत करते, आज भी उसकी तकलीफ़ आपको बेचैन किए हुए। सुबह उस ख्याल ने उसे अफसरदा कर दिया था कि नूरुल हुदा को मलिहा याद नहीं, और अब उस तस्वर ने उसे बेचैन कर दिया कि नूरुल हुदा मलिहा को नहीं भूले थे। अधूरी मोहब्बत की याद किस कदर दर्द देती है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, उसने कुर्ब से सोचा था।